हेलो एवरीवन, इडियम्स के पार्ट 3 में आज के हमारे मोस्ट कॉमन इडियम्स हैं अ बेड ऑफ रोजेस, जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बॉसम फ्रेंड, नंबर 3 पे पढ़ेंगे अ फेयर वेदर फ्रेंड, नंबर 4 पे पढ़ेंगे अ हार्ड नट टू क्रैक, फिर हम पढ़ेंगे अ रोलिंग स्टोन एट द 11th आवर, और सबसे लास्ट में जो 7th इडियम है हमारा वो होगा टू बर्न मिडनाइट ऑयल। क्या होगा बेटा? टू बर्न मिडनाइट ऑयल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो सेंस होता है वो क्या होता है। इसका मतलब होता है एन इजी, इजी मतलब क्या होता है बेटा? आसान होता है। एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? वो स्थिति जो बहुत ही इजी और आरामदायक होती है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? अब बेड ऑफ रोजेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं हिंदी में तो इसको आप लिख सकते हैं आसान कार्य। क्या लिख सकते हैं बेटा? आसान कार्य। जो कार्य बहुत इजी होता है उसको बताने के लिए हम लोग अब बेड ऑफ रोजेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन जो इडियम है, मतलब जो यूज होता है इसका एग्जांपल, वो होता है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है बेटा। जो लाइफ होती है वो बिल्कुल इजी नहीं होती है, ठीक है बेटा। वी हैव टू फेस मेनी स्ट्रगल्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। तो मैंने यहां पर यूज किया है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो लाइफ होती है, हमारा जो जीवन होता है, वो बेड ऑफ रोजेस नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया इस तरीके से। और देख लीजिएगा, देखो मैं जो काम करता हूं वो टीचिंग है, एंड इन माय ओपिनियन टीचिंग इज नॉट अ इजी जॉब। तो इस तरीके से ना बोल के टीचिंग इज नॉट अ इजी जॉब, मैं क्या यूज कर सकता हूं? मैं यूज कर सकता हूं टीचिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है बेटा। अ बेड ऑफ रोजेस। यदि आप चाहते हैं कि सर टीचिंग तो बड़ा आसान कार्य होता है, तो टीचिंग इज अ बेड ऑफ रोजेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मोस्टली इसका जो यहां अर्थ है पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर हम इसका प्रयोग नॉट के साथ ही करते हैं, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? इस तरीके से बीइंग अ टीचर, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर हम लोग अगला इसका जो तीसरा एग्जांपल लेंगे, टू बिकम मतलब होता है बनना, टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है बेटा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या बन जाए बेटा? एक IAS ऑफिसर बन जाए, इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। इतना आसान नहीं है, फूलों की सेज नहीं कि बड़े आराम से हलवा है आप बन जाएंगे, नहीं। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? इस तरीके से कोई भी कार्य लगा के आप लोग जो है यहां पे शो कर सकते हैं, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नोट लगाना है, आपकी मर्जी है, आप जो बताना चाहे वो कर सकते हैं। मैंने कहा स्विमिंग इज अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। तैरना बड़ा आसान कार्य होता है। प्लेइंग क्रिकेट इज अ बेड ऑफ रोजेस, क्रिकेट खेलना बड़ा आसान होता है। यदि आपको वर्ब लगाना है तो उसमें ING लगाना पड़ेगा, या टू बिकम, टू स्विम ऐसे करके लगाना होगा। तो जैसे कि मैंने आपसे यहां पे बताया, मैंने कहा स्विमिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, या लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? तो स्विमिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। और देख लीजिएगा, अर्निंग मनी मैं यहां पे लगा सकता हूं। नंबर 5 में आप ऐड करना, अर्निंग मनी in this modern time is not a bed of roses. Earning money is not a bed of roses in this modern time, ठीक है। इस मॉडर्न टाइम में पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं है, या फूलों की सेज नहीं है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? तो ये पहला इडियम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं और आपका एग्जाम आ रहा है बोर्ड का, तो फिर तो आप पढ़ ही लीजिएगा। यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं बोल रहा था, फिर तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बेड ऑफ रोजेस गया रोज लेने। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला इडियम है वो क्या है। उसमें देखिए क्या लिखा है बेटा? इसमें लिखा हुआ है बोसम फ्रेंड, ठीक है। आप बोस फ्रेंड भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं यहां पे लिख रहा हूं बोसम फ्रेंड, ठीक है। अ वेरी क्लोज फ्रेंड, क्या बोलते हैं इसको बेटा? अ वेरी क्लोज फ्रेंड, वो दोस्त जो आपका बहुत घनिष्ठ होता है, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसके लिए हम लोग बोस फ्रेंड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इसको इंटीमेट फ्रेंड भी बोल लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है बेटा, घनिष्ठ मित्र, आपका पक्का दोस्त। कहते ना मेरा पक्का दोस्त है, जिगरी यार है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बोस फ्रेंड का, ठीक है। जैसे कि हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया, ही इज माई, सिंपल सा यूज है, ही
इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा पक्का दोस्त है या घनिष्ठ मित्र है। इस तरीके से आप लोग जो है इनको बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं। बेटा मैंने आपको देखिए अगला एग्जाम्पल क्या लिखने वाला हूं। अगला एग्जाम्पल है यू शुड बी अ बेस्ट फ्रेंड, यू शुड बी अ बेस्ट फ्रेंड, आपको जो है एक सच्चा घनिष्ठ मित्र बनना चाहिए। समझ में आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। ही वॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं, सी वॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने कहा ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बहुत पक्का यार था, बहुत पक्का मेरा दोस्त था। समझ में आगे बेटा, इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य इस बार वॉज वर्ड की सहायता से यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगला आइटम देखिएगा। नंबर 3 पे क्या लिखा है, जोर से बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए, अन्यथा मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। फिर बताइए, जोर से बोलो, आवाज बाहर तक आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिएगा। क्या बोला आप लोगों ने, अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसके कहते हैं मतलबी दोस्त। अगर समय अच्छा चल रहा है तो वो आपका दोस्त होता है, समय बेकार चल रहा है तो वो तो आपको जानता भी नहीं कौन है भाई तू। आ सेल्फिश फ्रेंड के दौर में भी इसको लिख सकते हैं, के रूप में लिखेंगे आ सेल्फिश फ्रेंड, एक मतलबी जो दोस्त होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं आ फेयर वेदर फ्रेंड। जब आपका समय सही चल रहा था, प्रोस्पेरिटी आपके पास थी, पैसा था, धन दौलत इज्जत थी, तो आपके साथ खड़े हुए थे, अन्यथा वो आपको अब जानते भी नहीं कौन है आप। ठीक है बेटा, यहां पर आप देखिएगा, मैंने कहा डोंट बी आ फेयर वेदर फ्रेंड, डोंट बी, मत बनो आ फेयर वेदर फ्रेंड। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को, मतलब ही दोस्त ना बने बेटा, फेयर वेदर फ्रेंड ना बने। समझ में आ रहा, और भी बहुत से मतलब होते हैं बेटा, आप फ्रेंड ऑफ प्रोस्पेरिटी भी यहां पे लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब होता है इसका। सिंपल सी बात है, जो अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, मतलब भी होते हैं, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं आ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त मतलबी है तो उसको भी आप बोल सकते हैं यू आर सेल्फिश, या फिर आप बोल सकते हैं यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड, यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड। समझ में बेटा आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग जो हैं बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कहा ही इज नॉट, अगला हमारा एग्जांपल है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। ही इज नॉट या आई एम नॉट, देखिए यहां पे आई एम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, आई एम नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है जो आपके दोस्त होते हैं, मतलब अच्छे समय के जो दोस्त होते हैं, उनके साथ अगर हम रहते हैं तो उनको हम बोलेंगे क्या बेटा, अ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है बेटा, उनके साथ मतलब हमें नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, चलिएगा नंबर 4 बोल दीजिएगा। नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 4 पे है अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है नंबर 4 हमें, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब देखिएगा क्या होगा, अ हार्ड नट टू क्रैक। नट मीन्स आप सोच के लिए एक अखरोट है आपके पास और वो बहुत हार्ड है, तो उसको क्या आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, हाथ पे रखा फूट गया? नहीं बेटा, वो कागजी अखरोट नहीं है वो। ठीक है, अगर अखरोट का नॉलेज है तो एक कागजी अखरोट आता है, उसको मुट्ठी में लो, टाँगने से फूट जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से कागजी अखरोट नहीं है, अगर हार्ड नट होगा तो उसे क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ठीक है बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं अ वेरी डिफिकल्ट वर्क टू डू या टास्क टू डू। ठीक है बेटा, अ डिफिकल्ट वर्क टू डू। ठीक है, एक ऐसा कार्य जो बहुत ही कठिन है करने में। अब आपको देख लो कौन सा कार्य है, कोई भी कार्य अगर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है करना, तो आप सिंपली एक तो सिंपल एग्जांपल कर सकते हैं, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। तो हम समझ जाएंगे कि आप जो कार्य आपके इन हैंड में है, जो कार्य आपके हाथ में है, उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं कि बड़ा ही डिफिकल्ट कार्य, इसको करना तो बड़ा मुश्किल है। या लर्निंग इंग्लिश, मैंने आपको बताया लर्निंग इंग्लिश, हालांकि आज के जमाने में इंग्लिश सीखना कोई बड़ा कार्य नहीं रह गया है। लर्निंग इंग्लिश इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है बेटा, इस तरीके से करेंगे, इज अ हार्ड नट टू क्रैक। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर मैं नोट लगा दूंगा तो तब भी बन जाएगा। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक। समझ में आया, नहीं आया, सिर खुजा रहे हो क्या आप लोग? तो देखिएगा बड़ा ही आसान होता है, कोई भी कार्य लिखिएगा फिर आपको आ जाएगा। मैंने कहा स्विमिंग, अबे तैरना भी कोई बड़ा कार्य होता है, प्लेइंग क्रिकेट का अच्छा कार्य, मतलब कोई डिफिकल्ट कार्य होता है? नहीं, स्विमिंग इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाएगा
एक कठिन कार्य जिसको आपको क्रैक करना है, तो यहां पर उसने नोट लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि तैरना जो है बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं आ रहा तो आप लोग कम से कम अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट वर्क टू डू, इतना तो याद कर ही सकते हैं। ऊपर से एग्जांपल याद कर लेना, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, या इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, इस तरीके से बोल देना, अपना काम चल जाएगा, काम खत्म। ऐसे ही याद होता है बेटा, ठीक है। नंबर 5 पे कौन सा इडियम लिखा हुआ है बताइएगा? नंबर 5 पे हमारा लिखा हुआ है अ रोलिंग स्टोन। मैंने कहा डोंट बी अ रोलिंग स्टोन, इसका मतलब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। नंबर 5 है हमारा, नंबर 5 है तुम्हारा, नंबर 5 है हमारा, ठीक है बेटा। एक ही बात है ना, हमारा तुम्हारा क्या कर रहे हैं हम लोग? अ रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? अ वेरी फिकल माइंडेड पर्सन, ठीक है बेटा। जो अभी बात कर रहा था अफ्रीका की, अभी पहुंच जाता अमेरिका। अरे मैं ना देखो, आई विल बी डॉक्टर, आई ट्राई टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने की कोशिश करूंगा। अरे नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, आज डॉक्टर था, कल तो टीचर बनूंगा। मैं टीचर बनने की बात कर रहा हूं, फिर कल कुछ और बात करेगा, परसों कुछ और बताएगा, मतलब गाएगा पंजाब की, बताएगा हरियाणा की, ठीक है बेटा। रहेगा लुधियाना में, बताएगा पटियाला में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं अ फिकल माइंडेड पर्सन। क्या बोल देते हैं बेटा? अ फिकल माइंडेड पर्सन, अ फिकल माइंडेड पर्सन, ठीक है। अस्थिर व्यक्ति, ठीक है। अ फिकल माइंडेड पर्सन की हिंदी लिखने की आवश्यकता तो खास है नहीं, क्योंकि इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति जो अपनी बात पर बिल्कुल भी टिका हुआ नहीं है, रोलिंग स्टोन है, मतलब इधर उधर चलता रहता है। आज बात करेगा इसकी, कल बात करेगा उसकी, ठीक है। तो ऐसे करके हम बात कर लेते हैं ही इज अ रोलिंग स्टोन। अरे उसकी बात कर रहा है क्या यार? बेपैंदी का लोटा है, इसको बोलते हैं बेपैंदी का लोटा। आप लोगों ने लोटा देखा होगा, उसको आप रखिएगा, रख जाएगा, लेकिन अगर वो बेपैंदी का होगा, उसमें अगर नीचे सरफेस अच्छा नहीं बनेगा उसका, गोल मोटा, तो वो कभी इधर को लुढ़केगा, कभी इधर को लुढ़केगा, आपकी तरह कभी इधर कभी उधर। नहीं, आप तो अलग बैठे होंगे आराम से। यहां पे आ गया है ही इज अ रोलिंग स्टोन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगला इडियम दे, मतलब इसमें अगला एग्जांपल देख लीजिएगा, डोंट बी अ रोलिंग स्टोन, डोंट बी अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन। आप किसी का भी नाम लिख के बता सकते हैं, वॉज अ रोलिंग स्टोन, ठीक है बेटा। यहां पे कोई भी नाम लिख दीजिएगा, पीटर वॉज रोलिंग स्टोन, अभी वो निकल लिया है धरती पे से, उसका टिकट कट चुका है, रोलिंग स्टोन। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो वो व्यक्ति जिसकी हम बात करें, जो पीटर है, बॉब है, या कोई भी, ठीक है, मैं अपना नाम नहीं बोल सकता यहाँ पे, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छा इडियम नहीं, नेगेटिव तरीके से प्रयोग होता है। वोज मतलब कोई भी नाम है, मैंने कहा डस्टर वोज अ रोलिंग स्टोन, ठीक है। डस्टर नाम का जो व्यक्ति था वो क्या था? रोलिंग स्टोन था, बेपैंदी का लोटा था, अपनी बात पे स्थिर नहीं रहता था। ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आज कुछ और कहते हैं और कल तो बिल्कुल बदल जाते हैं। नहीं, मैं तो नहीं आपसे कुछ कहा था यार ऐसा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फिकल माइंडेड पर्सन, ठीक है। फिकल माइंडेड पर्सन भी एक ही बात है, रोलिंग स्टोन, क्योंकि तुम लोग दोनों ही अजीब थे, दोनों के दोनों, ठीक है। अगला आइडिया हम देख रहे हैं, एट द 11th आवर। ये तो अक्सर आपके जीवन में होता है, आप स्कूल पहुंचते हैं एट द 11th आवर, कोचिंग पहुंचते हैं एट द 11th आवर, मतलब होता है बिल्कुल अंतिम क्षणों में जो कार्य हम लोग करते हैं उसको बताने के लिए हम लोग एट द 11th आवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एट द 11th आवर का प्रयोग करते हैं, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। और इंडिया मैच जीत गई यार परसों, बिल्कुल अंतिम बॉल पे मैच जीती, अंतिम क्षणों में जाके मैच जीती है। तो यहां पे लिख देंगे इंडिया वॉन द मैच, या वी वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, या वॉन द लास्ट मैच एट द 11th आवर, ठीक है बेटा। एट द 11th आवर आ जाएगा, एट द 11th आवर। बोलो समझ में आया नहीं आया? अंतिम क्षणों में जब हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। और देख लीजिएगा, मैंने कहा आई रिच्ड एट द स्टेशन, आई रिच्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा एट द 11th आवर, ठीक है बेटा, बिल्कुल लास्ट में पहुंचा हूं, अंतिम क्षणों में, एट द 11th आवर। बोलो अब समझ में आया नहीं आया? अभी भी नहीं आया? चलो, स्कूल आप जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल लेट हो जाते हैं, प्रेयर होनी शुरू हो जाती है, तब पहुंचते हैं, तो वहां पर भी हम प्रयोग कर लेते हैं आई रिच्ड स्कूल एट द 11th आवर, ठीक है बेटा। आई रिच्ड एट द स्टेशन, या आई रिच्ड स्टेशन भी चल जाएगा, एट द 11th आवर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो रही है? मैंने कहा आई रिच्ड स्कूल एट द 11th आवर। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं एट द 11th प्रयोग, एट द 11th आवर का प्रयोग करके। समटाइम्स यूज दिस इडियम इन द फॉर्म ऑफ सेम टाइम। यहां पर आप देखिएगा इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, ही रिफ्यूज्ड मी, ही रिफ्यूज मतलब क्या होता है? मना कर देना। ही रिफ्यूज्ड मी, ही रिफ्यूज्ड
टू गो विद मी ऐसे लगाते हैं, टू गो विद मी, टू गो विद मी, उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। कब करा? एट द 11th, और बिल्कुल अंतिम क्षणों में। पहले तो कह रहा था मैं चलूंगा चलूंगा, बाद में एकदम से दुम दबा के पीछे हट गया वो। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं एट द 11th आवर का। समझ में आ गया आप लोगों को? अगला जो कि हमारा अंतिम मीडियम रहेगा इस वीडियो का, नंबर 7 में है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ठीक है बेटा, ये नहीं कि आप लोग कोई मिडनाइट नाम का तो तेल आता है उसको जला के बैठ जाइएगा, नहीं। इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। ठीक है बेटा, जब आप रात भर भी तेल जला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग जो है आजकल रात दिन मेहनत करने में लगे हुए हैं। यदि आप 10th 12th के बच्चे हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो फिर आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ठीक है, यदि कल आपका साइंस का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है, तो आप लोग आराम से सोते नहीं है, बस जग के पढ़ते रहते हैं पूरी रात। ठीक है ना बेटा, तो उसको ही हम बोल देते हैं टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड भी लगा सकते हैं, डे एंड नाइट। ठीक है बेटा, जब हम रात दिन मेहनत करते हैं तो उस ईडियम को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू बर्न मिडनाइट ऑयल। समझ में आगे बेटा आप लोगों को? मैंने कहा यू विल हैव टू, मैंने कहा यू विल हैव टू। ये आप लोगों ने स्पोकन जब हमने ग्रामर पढ़ी थी तो उसमें आप लोगों को टॉप 30 रूल पढ़ाए जाएंगे, पढ़े भी हैं हम लोगों ने। ठीक है बेटा, कुछ रूल, तो उसी में एक रूल था विल हैव टू वाला। ठीक है बेटा, यू विल हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ठीक है बेटा, यू विल हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। आप लोगों को जो है आधी रात तक मतलब तेल जलाना पड़ेगा, नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी टू पास दिस एग्जाम, टू पास टू क्वालिफाई भी यहां पे लगा सकते हैं, टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, इस एग्जाम को पास करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा? रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि बोर्ड एग्जाम में आप चाहते हैं कि 90% नंबर आए, तो यहां पर आ जाएगा टू गेट 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, टू गेट 90% मार्क्स या अबव मार्क्स आ जाएगा यहां पे इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है बेटा, इन बोर्ड एग्जाम। यदि आप बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। इज दैट क्लियर? अगला वाक्य हमारा देख रहे हैं, नंबर 2 वाक्य हो गया फिर हमारा। नंबर 3 है आई बर्न्ड। ठीक है बेटा, BURNT इसकी सेकंड फॉर्म होती है, आई बर्न्ड मिडनाइट ऑयल, या आई हैड टू बर्न मिडनाइट ऑयल। देखो दो तरीके से लगाते हैं, सेकंड फॉर्म तो बर्न मैंने लिखी दी थी, या आई हैड टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ठीक है, हैड टू कब करते हैं? जब मजबूरी में कोई कार्य करना पड़ा हो, मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ी बेटा, तो आई हैड टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ टीचर। मुझे टीचर बनने के लिए रात दिन क्या करनी पड़ी बेटा? मेहनत करनी पड़ी, टू बिकम अ टीचर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं टू बर्न मिडनाइट ऑयल के ऊपर। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक आधा वाक्य और देख लेते हैं। आई बर्न्ड, मैंने कहा ना, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने कहा था आई बर्न्ड BURNT, आई बर्न्ड मिडनाइट ऑयल, यानी कि मैंने जो है रात दिन मेहनत करनी पड़ी, हैड टू लगा सकते हैं। और अगर करी आप बता, मैं तो करी थी, तो आई बर्न्ड मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे भाई रात दिन मेहनत करनी पड़ी, टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज के हमारे इडियम से समझ में आ गए होंगे। पहला इडियम क्या था? अ बेड ऑफ रोजेस। उसके बाद हमने पढ़ा बॉस फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ रोलिंग स्टोन, एट द 11th आवर, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 3 ईडियम का समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।